दोस्तों आप में से 90% ऑडियंस ने नटी पटी केव डिजास्टर के बारे में तो सुना होगा। साल 2009 जॉन एडवर्ड जोन्स इस केव में 28 घंटे अपसाइड डाउनवर्ड पोजीशन में लटक रहे थे और फिर आखिरकार उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इससे भी हॉरिबल इंसिडेंट इससे 40 साल पहले हुआ था, वाइल्ड कैट केव डिजास्टर में। तो दोस्तों 5 अक्टूबर 1965 क्लीवलैंड में एक केव है जिसका नाम है वाइल्ड कैट केव। इस केव का एंट्रेंस एग्जैक्ट मौत की तरह दिखता है और ये केव हिंकली रिजर्वेशन के अंडर सराउंड करती है। टुडे बाय चांस मॉरिस बेजोल्ट की बस आज किसी वजह से इस केव के सामने आ रुकती है और मॉरिस आज पहली बार इस केव में नहीं जाने वाला था। ये बहुत बार पहले भी इस केव को एक्सप्लोर कर चुका था और फिर आज तो किस्मत खुद इसे केव के मुंह पर ले आई थी। और फिर वो और इसके 2 दोस्त चुपके से इस केव के एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और आज का मौसम भी बहुत ही खुशगवार था, जो कि मॉरिस का सबसे ज्यादा पसंदीदा मोमेंट था। और इस बार वो इरादा करते हैं कि आज के दिन वो इस केव के उस सेक्शन को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां पर वो कभी नहीं गए, और फिर वो इस केव के अंदर आने लगते हैं। केव स्टार्टिंग से ही बहुत तंग थी और रॉकी क्लाइमेट की थी और इस वजह से वो घुटनों के बल चलने लग जाते हैं। केव में हर तरफ शार्प रॉकी टेक्सचर की वजह से इन लोगों को अपने आप को लगने वाली चोटों से भी प्रिजर्व रखना था और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत आगे निकल चुके थे। जिस तरह वो आगे जा रहे थे वहाँ पर ठंड और ज्यादा बढ़ रही थी और अब तक तो रोशनी भी आना बंद हो चुकी थी। पिच ब्लैक। वो लोग एंट्रेंस से 80 फीट तक आगे जाने वाले थे। यहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर था और वहाँ से वो लोग एग्जिट के लिए अपने आप को टर्न कर सकते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इस पिच ब्लैक अंधेरे में बहुत ही टेरिबल था। मगर मॉरिस यहाँ पर पहले कई बार आ चुका था और इसलिए वो कंफ्यूज नहीं हुआ था और जस्ट 35 फीट आगे एक उभरी हुई रॉकी टेक्सचर निकली हुई थी, जिसे आगे जाने का रास्ता सिर्फ 12 इंच था, जस्ट ऑफिस साइज लैपटॉप के जितना चौड़ा। मगर मॉरिस विकल करता हुआ यहाँ से आगे निकल जाता है और अब तक वो अपने दोस्तों से भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था। यहाँ पर मॉरिस से एक बहुत बड़ी गलती होती है। वो इस लीनियर माइलस्टोन से लेफ्ट की तरफ चला जाता है, जो कि कोई रास्ता नहीं बल्कि एक क्रेविस था, केव के अंदर एक लंबी दरार। मॉरिस को इस बात का इल्म नहीं था कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। वो 15 डिग्री कर्व में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पर वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकता था और ये स्पेस जिस तरह वो आगे की तरफ बढ़ रहा था टाइटर से और टाइटर होती जा रही थी और मॉरिस को अब तक पैनिक अटैक भी आने लग रहे थे और इस केव का ऑक्सीजन लेवल भी मसलसल डिक्रीज हो रहा था। और फिर मॉरिस भी क्या कर सकता था, कोई ऐसी स्पेस नहीं थी जिससे वो पीछे की तरफ मुड़ सके और वो आगे बढ़ता बढ़ता एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर इस क्रेविस के दोनों तरफ बड़े बड़े ऑपोजिट डायरेक्शन में पत्थर पड़े थे और मॉरिस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, वो इन स्टोन्स को क्रॉस करे और फिर आगे कोई ऐसा चैम्बर हो जहां से वो वापस टर्न हो सके। वो एक गहरी सांस लेता है और इस क्रेविस में घुस जाता है। वो बहुत केयरफुली व्हीकल करता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर सडनली वो बोल्डर पत्थर अपनी जगह से हिल जाते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे दबाने लगते हैं और वो व्हीकल करता हुआ थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करता है तो वो बोल्डर इसे और ज्यादा टाइटली दबाने लगते हैं। फिर मॉरिस सामने की तरफ देखता है, सामने तो एक डेड एंड है और अब तो वो आगे की तरफ भी नहीं जा सकता था और अब वो थोड़ा सा भी मूव करता तो पत्थर इसे और ज्यादा दबाने लगते थे। और अब मॉरिस को रियलाइज हो चुका था कि वो एक डेथ ट्रैप में फंस चुका है और शायद अब उसकी मौत तय है, वो भी जमीन के 60 फीट नीचे। ये ट्रैप बिल्कुल जॉन एडवर्ड जोन्स की तरह था। वो इसी तरह केव में 28 घंटे उल्टा लटके रहने की वजह से आखिरकार उनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक होने की वजह से, और वो वहीं पर मर जाते हैं। अब मॉरिस की आंखों से आंसू आ रहे थे और उसको अपनी गलती का रियलाइज हो चुका था और अपनी मौत को याद करके वो चिल्लाता है और जोर से चिल्लाता है और यहाँ पर रेस्क्यूअर्स को भी मॉरिस को ढूंढ पाना नामुमकिन था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अवैस। टुडे वी गोना टॉक अबाउट वाइल्ड कैट केव डिजास्टर। दोस्तों इस केव और मॉरिस के दरमियान की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना होगा। दोस्तों मॉरिस बेजोल्ट एक यंग बच्चा था, जस्ट 5.7 इंच हाइट और 49 kg का, जिसकी 10 साल पहले ही सारी दुनिया बदल चुकी थी जब इसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है। मॉरिस और डोनाल्ड दोनों आपस में भाई थे और इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी और ये एक ऑर्फन होम में रहते थे। इनका फ्यूचर प्लान था एक कंपनी बनाने का। दरहकीकत मॉरिस एक इंट्रोवर्ट लड़का था और इसके पेरेंट्स की डाइवोर्स का इस पर बहुत गहरा असर पड़ा था और फिर बाद में वो सेटल हो जाते हैं मेथोडिस्ट चिल्ड्रंस होम में, जहाँ पर बच्चों को सोशलाइज होना सिखाया जाता है और लाइफ में मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जस्ट इन 13 ईयर्स मॉरिस ने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था और वो अपने दोस्तों के साथ रेगुलर स्मोक करता था और इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर स्मोकिंग हाईली प्रोहिबिटेड थी और फिर बच्चों को एक ऐसी पुरसकून जगह चाहिए थी जहाँ पर वो आराम से स्मोकिंग कर सके और वो थी वाइल्ड कैट केव की जगह। और ये केव एक पीसफुल आइसोलेटेड जगह पर एग्जिस्ट करती थी
और फिर इस केव की पास्ट हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही थी। पास्ट में भागे हुए स्लेव्स और चोर इसमें आकर छिपते थे और फिर बच्चे इस केव में ज्यादा डीप नहीं जाया करते थे। इन बच्चों का मानना था ये केव हॉन्टेड है। और फिर मॉरिस एक बार पहले भी इस केव में रास्ता भुला चुका था, मगर थैंकफुली वो दोबारा इस केव से बाहर आने में सक्सेसफुल हो जाता है। मॉरिस को अब इस जगह पर अटके हुए 2 घंटे गुजर चुके थे और पिछले दोनों दोस्तों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है और वो जाकर अपने टीचर्स को बताते हैं। इन टीचर्स में से एक टीचर थे विलियम पॉवेल। वो इस केव के एंट्रेंस के पास आते हैं और वो दोनों लड़के और टीचर इस केव में जाते हैं मॉरिस को ढूंढने के लिए। थैंकफुली मॉरिस के टीचर का वेट भी इसके बराबर था, जिस वजह से वो आसानी से अंदर जा रहे थे और वो मॉरिस को तलाश करने के लिए केव के हर क्रेविस और हर चैम्बर में जाते हैं। मगर मॉरिस को इस अंधेरी केव में ढूंढना बहुत ही मुश्किल था और फाइनली एट द एंड केव की एक क्रेविस से मॉरिस की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। टीचर इस क्रेविस में जाते हैं और केयरफुली इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। विलियम मॉरिस को देख पा रहे थे, मगर ये क्रेविस उस पॉइंट तक इतनी ज़्यादा नैरो हो चुकी थी, वो इसके 10 फीट दूरी तक ही जा सकते थे और वो सिर्फ इसके पैरों को देख सकते थे और यहाँ पर वो बेबस हो चुके थे। और हर हरबा आजमाने के बाद वो मजबूरन फायर फाइटर की टीम को बुलाते हैं। वो लोग आने के साथ ही सबसे पहले मॉरिस को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉरिस पैनिक हो रहा था और अगर रेस्क्यू मिशन को सक्सेसफुल करना है तो इसलिए मॉरिस का कॉन्शियस होना ज़रूरी था। और इसलिए वो एक आदमी को मॉरिस के पास भेजती हैं कि ताकि मॉरिस को अपनी बातों में उलझाए रखे। फायर फाइटर अब तक इस मिशन में कुछ खास रोल नहीं कर रहे थे और इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें थोड़ा क्रिएटिव होना था। फायर फाइटर के पास ये 2 हल थे। पहला, मॉरिस के पैरों को रस्सी बांधकर खींचा जाए और दूसरा था मॉरिस के एग्जैक्ट ऊपर ड्रिलिंग की जाए और मॉरिस को निकाल लिया जाए। ये दूसरा ऑप्शन तो बेकार था, क्योंकि केव अपने आप में ही एक माउंटेन क्रेविस थी और ड्रिलिंग करने पर यह सारी केव कोलैप्स हो सकती थी। लेकिन फिलहाल वो लोग इस केव में जगह जगह पर लाइट बल्ब लगा देते हैं ताकि रेस्क्यूअर्स इजीली मॉरिस के पास पहुंच सकें और फिर केव में हीटर लगा दिया जाता है ताकि मॉरिस को सर्दी के अगेंस्ट थोड़ी एनर्जी मिल सके और मॉरिस के सांस लेने के लिए एक पतली ऑक्सीजन ट्यूब भी लगा दी जाती है ताकि वो इजीली सांस ले पाए। और अब तक मॉरिस को यहाँ पर अटके 6 घंटे बीत चुके थे और वो भूखा था। उसे पैनिक अटैक्स आने लग रहे थे, वो घबरा रहा था। दैट सिचुएशन वाज अनएबल टू एक्सप्लेन। केव के बाहर इतनी भीड़ को देखते हुए लोकल्स, पुलिस और आर्मी और हत्ता के मीडिया भी आ चुका था इस रेस्क्यू मिशन को कवर करने के लिए। मॉरिस को शायद पता नहीं था वो पूरे मुल्क में कितना फेमस हो चुका है। रेडियो एंड टेलीविजन पर मॉरिस की ही लाइमलाइट दिखाई जा रही थी। ये सब इसलिए था कि यूएसए में ये दूसरी बार हो रहा था आफ्टर फ्लॉयड कॉलिंस इन 1925। लेकिन फ्लॉयड कॉलिंस तो मर चुके थे। लेकिन अब की बार क्या होता है, लेट्स सी। यहाँ पर फायर फाइटर्स को थोड़ा क्रिएटिव होना था और वो लोग ऐसा करते भी हैं। वो लोग एक रेडियो अनाउंसमेंट भी करवाते हैं। If you are in the city, small in size and have minimal claustrophobia, please come to Hinckley Reservation quickly. Evelyn Pinky, height 5.2 inches and इसका वेट था just 36 kg। वो इस अनाउंसमेंट को सुनकर यहाँ पर आई थी। पिंकी फायर फाइटर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट थी अंदर जाने के लिए। वो इस केव में गई तो थी, मगर अपने पैरों को रस्सी बांधकर, इन केस वो खुद ना अटक जाए। और इससे भी बड़ी बात, जो पर्सन हाइट और वेट में कम होगा, मोर चांसेस के वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और फिर एट द एंड पिंकी मॉरिस के 5 फीट की दूरी पर जा सकती थी। और अगरचे पिंकी इसके पास तो नहीं जा सकती थी, मगर स्टिल वो मॉरिस के पास 3 घंटे के लिए रुकती है इसे कंपनी देने के लिए। सो इस टाइम पीरियड के दौरान बाहर एक आदमी जिसका नाम था कर्टिस पैक, जिसका आइडिया था कि सारी केव में पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाए और फिर मॉरिस को खींचा जाए। मगर क्या हो कि रस्सी मॉरिस के पैरों तक पहुंच ही ना पाए। स्टिल फायर फाइटर्स इस केव में पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। केव में जगह जगह ड्रिल करना और फिर एक टाइम पर एक आदमी का ही अंदर जाना, ये काम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। मगर मॉरिस के हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत ही मुश्किल फेस हो रही थी और अब तक उसे यहाँ पर अटके 12 घंटे बीत चुके थे। मॉरिस की कंडीशन अब तक बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मॉरिस के पैर सुन पड़ रहे थे। रात के 11 बजे मॉरिस की फैमिली भी आ पहुंचती है। इन लोगों को यहाँ पर पहले ही आ जाना चाहिए था, मगर इनको ये खबर किसी लोकल या किसी पुलिस वाले ने नहीं, बल्कि इन्होंने ये खबर रेडियो से सुनी थी। मॉरिस यहाँ पर अटका एग्जॉस्ट हो चुका था। अब तक काफी स्मॉल साइज पर्सन इस केव में आ चुके थे, लेकिन वो सब एक तरह के विजिटर थे और सब के सब इसे इनकरेज करके जा रहे थे। मॉरिस अब उम्मीद खो रहा था और वो अनकॉन्शियस भी हो रहा था और फायर फाइटर्स इसे कॉन्शियस रखने के लिए अजीब अजीब सवालात कर रहे थे। क्या तुम सच में स्मोकिंग करते हो? मैं तुम्हें स्टिंग डिनर कराऊंगा अगर तुमने सच बताया।
अरे भाई पहले निकाल तो लो फिर इसका सोचना। वो रात भर इसी तरह बच्चे को जगाए रख और अब इनको तलाश थी एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो साइज में छोटा और स्ट्रॉन्ग हो, जो मोरिस के पैर में रस्सी बांधकर इसे खींच सके। और इस रात के गुजरने के बाद इसे 18 घंटे बीत चुके थे और अब इस स्टोरी में एक मोड़ आता है। क्लीवलैंड में एक शख्स था एंड्रयू, जिसके 2 बेटे थे, एक 15 साल का माइक और एक 13 साल का जेरी। वो घर में ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और रेडियो स्लो वॉल्यूम में बज रहा था। और जब वो रेडियो में मोरिस की न्यूज टेलीकास्ट को सुनते हैं तो उन्हें लगता है वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। ऑब्वियसली एंड्रयू खुद तो नहीं बल्कि इनके दोनों बच्चे। वो इन दोनों को कार में बिठाते हैं और वाइल्ड कैट केव के लिए निकल जाते हैं। माइक और जेरी दोनों ही स्किल्ड बच्चे थे और वो हाइकिंग में एक्सपर्ट थे, मगर हाइकिंग और केविंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड बेनिफिट ये था कि वो स्ट्रॉन्ग और साइज में छोटे थे, तो शायद वो दोनों कुछ कर सकें। सुबह के 9 बजे तक वो इस केव की साइट पर पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू चीफ इन दोनों बच्चों से मिलते हैं और उनको इन दोनों बच्चों पर डाउट था, मगर स्टिल वो इन दोनों को इस केव में जाने की इजाज़त देते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। इधर मोरिस की हालत बिगड़ती जा रही थी और अब इनको जो भी करना था बहुत ही जल्दी करना था। माइक मोरिस की एक कॉपी था, इसका वेट और इसकी हाइट भी सेम था और इसलिए चांसेस थे कि वो मोरिस के पास पहुंच सकता था। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट, माइक इमोशनली स्ट्रॉन्ग था, वो इस तरह की कंडीशंस का सामना कर सकता था। और अब वो कर्टिस के प्लान से वर्क करने लग रहे थे। और थोड़ा अरसा पहले कर्टिस ने एक रेस्क्यू मिशन पर काम किया था जिसमें इन्होंने ग्लिसरीन सोल्यूशन का यूज किया था फॉर लेसर फ्रिक्शन। और फाइनली माइक घंटों की मेहनत के बाद मोरिस के पास ग्लिसरीन सोल्यूशन लेकर जाता है और केव के पूरे फ्लोर को ग्लिसरीन से नहला देता है, प्लस मोरिस को भी नहला देता है। माइक अपने साथ 4 रस्सियां लेकर आया था, 2 उसने खुद के पैरों से बांध रखी थी अपनी सेफ्टी के लिए और 2 मोरिस के पैरों को बांधने के लिए लाया था। माइक जस्ट अपने एक हाथ से सारा कुछ कर रहा था क्योंकि एक हाथ उसका यूजलेस पोजीशन में अटका हुआ था। और रस्सी को मोरिस के पैर के साथ बांधने के बाद वो बाहर आ जाता है और कुछ देर बाद वो फिर से अंदर जाता है और रस्सी को पुली सिस्टम में इंस्टॉल करता है और फिर रेस्क्यू टीम को खींचने का सिग्नल देता है। मोरिस दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि वो बोल्डर इसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। और कुछ देर बाद हर कोई सरप्राइज हो चुका था क्योंकि मोरिस अपनी अटकी हुई पोजीशन से काफी मूव कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रस्सी मोरिस के पैरों से निकल जाती है। माइक दोबारा जाकर रस्सी बांधता है और फिर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देता है और थैंकफुली मोरिस की लेग्स और राइट आर्म अब फ्री हो चुका था, लेकिन इसका शोल्डर अभी तक अटका हुआ था और अब तक इसे अटके हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। और अब की बार इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि इसके लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हो रहे थे। वो पैनिक हो रहा था और अब उसे यकीन हो गया था आई एम डेड। मोरिस अब की बार दोबारा जाता है इस क्रेविस में और अब की बार वो इसकी लेग्स के साथ साथ इसकी चेस्ट को भी बांधता है और फिर दोबारा खींचने का सिग्नल देता है। और अब थोड़ा और खींचने पर इसका शोल्डर भी फ्री हो चुका था मल्टीपल स्क्रैचेस के बाद। और अब मोरिस अपने आप को फ्री होता हुआ महसूस कर रहा था और अब मोरिस के दोनों हाथ भी फ्री हो चुके थे, मगर वो अभी तक नम थे। मगर जिंदगी की चाह में वो अपने हाथों से भी हेल्प कर रहा था। और फिर कुछ देरी पर रेस्क्यूअर्स उसे एक हाथ की दूरी से खींच लेते हैं और अब फाइनली 26 घंटे और 24 मिनट बाद मोरिस इस केव से फ्री हो चुका था। और फ्लॉयड कॉलिंस की डेथ के बाद ये पहला रेस्क्यू था जो कंप्लीट हुआ था और हर कोई इसे पर्सनली ले रहा था और हर कोई मोरिस के जिंदा होने की खुशी मना रहा था। फाइनली मोरिस अब हॉस्पिटल में एडमिट था और जस्ट चीक पर इसके एक गहरा जख्म था और बाकी बॉडी पर नॉर्मल स्क्रैचेस थे एंड ही वाज ऑलराइट। और माइक को इसके कारनामे के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है और फिर इस केव को डायनामाइट से ब्लास्ट कर दिया जाता है, इसके एंट्रेंस को सील कर दिया जाता है ताकि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। ये उस टाइम का पहला केव रेस्क्यू था जो हाइब्रिड था फ्लॉयड कॉलिंस और नटी पटी केव डिजास्टर के, बट हैव अ गुड एंडिंग। So if you like this video, press bell icon to subscribe this channel. Goodbye.